हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लास्ट यूनिट है बायोलॉजी का और ये जो हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये बहुत हाई वेटेज का चैप्टर है। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना 2020 का और 2019 का पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इस चैप्टर में खासियत क्या होता है बेटा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, उसके पैराग्राफ्स को उठाए जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है ना बेटा वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। देखो बेटा, हमारे चारों तरफ में जो भी सराउंडिंग हमारा है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब इस सराउंडिंग में क्या क्या है, कुछ बायोटिक कंपोनेंट है और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट है। जैसे हमारे आसपास में जो भी नॉन लिविंग चीज़ें दिखाई देती है उसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। और जो हमारे आसपास में जो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे हैं, जानवर है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, ये सब हमारे लिए हमारे आसपास में बायोटिक कंपोनेंट है। तो हम इन ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, हमारा इन ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट के साथ या ये बायोटिक कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसी का जो स्टडी हम लोग करते हैं उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ओके, बायोटिक कंपोनेंट या ये बायोटिक कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल से समझो, टेम्परेचर एक प्रकार का एबायोटिक फैक्टर है, समझते हो, मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर बोलते हैं टेम्परेचर को। अगर इन्वायरमेंट में अगर बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो हमारे बॉडी में उसका कुछ इफेक्ट दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल दिखाई देगा। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा एंजाइम्स उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। गर्मी होगी बाहर, हमें स्वेटिंग होगा, टेम्परेचर कम होगा, हम शिवरिंग करेंगे, हम कांपेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर से हमारा कुछ तो इंटरेक्शन है कि नहीं। तो ये हमने दिखाया आपको एबायोटिक फैक्टर से हम कैसे इंटरेक्शन रखते हैं। इस बात को हम कहाँ पे समझेंगे, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में समझेंगे उसी को इकोलॉजी कहा जाएगा। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जंगल में लायन होता है बेटा, और लायन डियर पे डिपेंडेंट है कि नहीं। और डियर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोरस होता है। तो अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर नहीं रहेगा, और डियर नहीं रहेगा तो लायन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर में इंटरेक्शन है ना, इन्हीं इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा, समझ पा रहे हो। सो ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है इसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। कुछ बातें समझना चाहिए हम लोगों को। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रिटर ने किया था, और रिटर को हम लोग बेटा फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट है, मैंने लिखा नहीं है, अर्नेस्ट हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक इकोलॉजी को बेटर तरीके से सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, रामदेव मिश्रा के बारे में लिखा गया है। आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आप पहला पेज पे देखोगे उनका फोटो बनाया गया है, और रामदेव मिश्रा के बारे में लिखा गया है कि रामदेव मिश्रा को 2 फेलोशिप मिला है बेटा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से इनको फेलोशिप दिया गया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में INSA बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। फेलोशिप का मतलब होता है जो पैसा दिया जाता है पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप जैसा होता है। मान लो अगर हायर एजुकेशन कर रहे हो तुम लोग तो तुम्हें फेलोशिप देगी गवर्नमेंट। तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। इन 2 जगहों से इनको फेलोशिप मिला है। दूसरी बात, जो मिश्रा जी हैं, ये रामदेव मिश्रा, इनके प्रयास की वजह से भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमिटी फॉर
इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में स्टार्ट किया था और इन्हीं के प्रयास के वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, मैंने पिछले बार भी बताया था कि वन और पर्यावरण भी जो मंत्रालय है हमारा, ये रामदेव मिश्रा के कंटिन्यूअस इफोर्ट के वजह से, उनके प्रयासों की वजह से भारत सरकार ने इसको इस्टेब्लिश किया है। तो याद रखिएगा, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में इस्टेब्लिश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में इस्टेब्लिश हुआ एंड ड्यू टू द इफोर्ट ऑफ रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इकोलॉजी के बेटा दो ब्रांच होते हैं, आउट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। आउट इकोलॉजी का मतलब होता है अगर हम एक साथ किसी एक स्पेसीज का इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं, मतलब उसके इन्वायरमेंट, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन को समझ रहे हैं, तो उसे हम आउट इकोलॉजी बोलेंगे, है कि नहीं। यानी कि अगर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं, पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट स्पेसीज का, तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। और कम्युनिटी की स्टडी जब करते हैं तो उसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है बेटा। एक साथ कई सारे स्पेसीज को स्टडी करना विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, इट इज कॉल्ड सिन इकोलॉजी। समझ पा रहे हो? इकोलॉजी के का जो स्टडी होता है वो हम एक पर्टिकुलर स्पेसीज का भी हम कर सकते हैं बेटा, और कई सारे स्पेसीज को हम लोग इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हम एक ही साथ स्टडी करते हैं, तो इसे हम सिन इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेज है इकोलॉजी का, इसको ध्यान रखिए। अब एक चीज होता है जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? देखो, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे आप अगर क्लास 11 पढ़े हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे बनता है सेल, सेल से ऊपर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, मैक्रोमोलिक्यूल से कैसे बनेगा, क्या बनेगा बेटा? सेल, उससे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। ये हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन इसके ऊपर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा, ऑर्गेनिज्म आगे चल करके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाएगा। सेम टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है, एक ही स्पेसीज के जो ऑर्गेनिज्म है, उनके ग्रुप को पॉपुलेशन बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप रहेगा या डिफरेंट पॉपुलेशन रहेगा तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे। तो बताओ, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस आएगा? इसमें सेम स्पेसीज के बंदे रहेंगे। जैसे कि एक क्लासरूम में अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप रोड पे चलते हो तो उधर जानवर भी है, एनिमल्स भी है बेटा, उधर प्लांट भी है और ह्यूमन बींग्स भी है और भी अदर्स एनिमल है, तो उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्पेसीज होते हैं। समझ पा रहे हो? और अगर कोई एक, हम जैसे मैं अपनी पर्टिकुलरली खुद की बात करूंगा तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो ऑर्गेनिजम्स होता है, उसकी ग्रुप को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। कई सारे पॉपुलेशन से एक कम्युनिटी बनता है। और कम्युनिटी जो है बेटा, अगर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट हो जाए, यानी जो बाहर में एबायोटिक फैक्टर्स है उनके साथ, तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों मिलकर के हम इकोसिस्टम बनाते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ये इकोसिस्टम बनाता है। और इकोसिस्टम, छोटे छोटे इकोसिस्टम मिलकर के लैंडस्केप बनेंगे, और लैंडस्केप से बायोम, बायोम का मतलब एक बड़ा सा इकोसिस्टम होता है, लार्ज इकोसिस्टम होता है बेटा। और बायोम मिलकर के बायोस्फीयर बनाता है, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, आपने पढ़ा होगा। तो बेसिक सी बात है कि एक तो सीक्वेंस तुम याद रखो इसको, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में लैंडस्केप नहीं दिया है, ठीक है ना बेटा। आपके एनसीईआरटी में पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और देन बायोम, ऐसा कुछ किया है एनसीईआरटी में। लेकिन आप एक सीक्वेंस में समझिए, इसको इकोलॉजिकल हायरार्की बोलते हैं बेटा। इस सीक्वेंस को हम इकोलॉजिकल हायरार्की बोलेंगे। सीक्वेंस को इकोलॉजिकल हायरार्की मतलब क्या होता है? सीरीज, चेन। जैसे आपने पढ़ा था ना, स्पेसीज, स्पेसीज के ऊपर में जीनस होता है, जीनस के ऊपर में फैमिली, देन
ऑर्डर, देन आपका क्लास होता है, फाइलम या डिवीजन होता है, एंड देन किंगडम होता है। तो इसी तरीके से वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था, यहाँ पे हम इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ेंगे। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, है ना। इकोलॉजिकल हायरार्की का सबसे छोटा जो यूनिट है उसको हम ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। या कभी ऐसे पूछे यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या कहलाता है, तो ऑर्गेनिज्म, है ना। और जब भी किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो इसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी फैक्टर उसके फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर जो इकोलॉजी होता है उसको हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बोलते हैं। बात करेंगे इसके बारे में, पर डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आएगा बेटा तो इस बात को ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, जब एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे तो पहला पेज पे कुछ बात लिखा गया है। उसने लिखा है एनसीईआरटी ने कि हर दिन आप देखोगे एवरी मॉर्निंग एक बुलबुल बर्ड्स, छोटी सी बर्ड्स होती है बेटा, छोटा सा बर्ड्स, ठीक है। ये बर्ड्स को हम लोग पिक्नोनोटिडी बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बुलबुल को पिक्नोनोटिडी। तो ये बुलबुल हम हर दिन आप देखोगे एवरी मॉर्निंग ये सिंगिंग करती है। तो ये सिंगिंग क्यों करती है और कैसे करती है? दो सवाल क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी आपसे जानना चाह रही है। अगर हम क्यों करती है इस बात का आंसर दे रहे हैं तो मैं उसके सिग्निफिकेंस को बता रहा हूं। क्यों का मतलब उसके सिग्निफिकेंस, और कैसे करता है इसका मतलब उसके मैकेनिज्म को बता रहे हैं। समझ पा रहे हो? मैकेनिज्म को बता रहे हैं बेटा। तो क्यों करता है इसका मतलब मेटिंग करता है। बुलबुल क्यों सिंगिंग करती है सुबह सुबह? मेटिंग करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ मेट करने के लिए। और कैसे करती है? कैसे करती है तो बेटा मैकेनिज्म है, उसके वॉइस बॉक्स जो होते हैं उसमें बोन्स होता है, उसका आपस में टकराव होता है, उसके वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये बात बता करके हमें एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रही है? ये बोलना चाह रही है एनसीईआरटी कि आगे तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी बातें तुमको ऐसा मिलेगा जिसमें तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस इन्वायरमेंट में क्यों होता है और ये कैसे होता है। तो क्यों और कैसे, और जब भी हम क्यों की बात करेंगे तो किसी चीज का इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे बेटा। और जब हम कैसे की बात करेंगे तो प्रोसेस को समझेंगे, मैकेनिज्म को समझेंगे। आइए हम अर्थ का आपके सामने डायग्राम बनाए हैं। यहाँ पे अर्थ के सेंटर को बेटा मैं यहाँ पे एक डॉट से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हूं। अर्थ के सेंटर को इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर कितना डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। और बेटा आप जानते हो अर्थ के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना बेटा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इक्वेटर से आप पोल की तरफ चले जाओ, चाहे नॉर्थ में जाओ या साउथ में जाओ, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब इक्वेटर से जो सटा हुआ रीजन है, जो एरिया है, जो जोन है, उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। उसके बगल में सब ट्रॉपिकल, उसके बगल में टेम्परेट, देन अंटार्कटिक और देन पोल हो गया। आपको इधर भी चलोगे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन। ठीक है बेटा। तो ये बात समझो, 0 से 20 डिग्री, 0 से 20 डिग्री में क्या है? ट्रॉपिकल। 20 से 40 डिग्री, 20 से 40 डिग्री पे क्या है? सब ट्रॉपिकल है। और 40 से 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 40 टू 60 पे क्या है बेटा? टेम्परेट है। और 60 टू 80 पे क्या है? आर्कटिक, या इधर साइड में इधर आर्कटिक और इधर अंटार्कटिक है बेटा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कितना, इसका मतलब हमने पृथ्वी को 4 मेजर पार्ट में बांटा है। ये बात ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, या आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है। तो ये 4 मेजर पार्ट है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। 0 से 20 में ट्रॉपिकल, 20 से 40 में सब ट्रॉपिकल, एंड देन 40 टू 60 टेम्परेट, एंड देन अंटार्कटिक या आर्कटिक, है ना।
तो ये बात आप समझिएगा। और बेटा अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने कि बताओ ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है या अंटार्कटिक है, इनमें ज्यादा लैटिट्यूड में कौन है? तो ज्यादा लैटिट्यूड का मतलब यहां से ज्यादा दूरी पे है ना, तो जैसे हम बोलेंगे ये ज्यादा दूरी पे है, इससे कम दूरी पे ये है, इससे तो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट को कंपेयर करेंगे तो मैं बोलूंगा टेम्परेट ज्यादा लैटिट्यूड में है और सब ट्रॉपिकल कम लैटिट्यूड पे है कि नहीं, कम लैटिट्यूड पे है। तो लैटिट्यूड का डिफिनीशन क्या देते हैं बेटा? इक्वेटर से किसी भी प्लेस का जो दूरी होता है उसी को हम लैटिट्यूड बोलेंगे। देखिए हमने क्या लिखा है, लैटिट्यूड इज डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। और अल्टीट्यूड क्या होता है? एक अल्टीट्यूड नाम का चीज होता है। तो देखिए अगर जो आपका सी लेवल है, सी लेवल से जितना हाइट पे कोई भी चीज है, जैसे सी लेवल से ऊपर जाओगे प्लेन आ जाएगा, उसके ऊपर जाओगे माउंटेन आ जाएगा, तो यही लिखा है अल्टीट्यूड इज द हाइट अबव द सी लेवल, है कि नहीं। और एक बात और समझ लीजिए, जैसे बेटा ये प्लेन है और प्लेन से आप उधर माउंटेन पे चले जाते हो, हिली एरिया पे, ठीक है, तो प्लेन से माउंटेन पे जाने पे अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करता है। बोला प्लेन से माउंटेन पे जाने में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करेगा? माउंटेन पे तो डायरेक्ट रेडिएशन आते हैं, डायरेक्ट सूरज की रोशनी आती है, लेकिन बेटा यहाँ पे एयर की डेंसिटी की कमी होती है, और जहाँ एयर डेंसिटी कम रहेगा वहाँ पे रेडिएशन ट्रैप नहीं होगा, सूरज की रोशनी आएगी लेकिन उसको पकड़ नहीं पाएगा एयर, तो वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जो अर्थ सरफेस है उसमें जो रेडिएशन आएगा बेटा वो ट्रैप हो जाता है। एयर होता है ना, एयर डेंसिटी ज्यादा होता है ना, वो ट्रैप कर लेता है, इसलिए प्लेन पे ज्यादा गर्मी होती है, जमीन पे लैंड वाला सरफेस पे गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि रेडिएशन ज्यादा ट्रैप होता है। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट में मत पढ़ो, सीधा सा बात ये समझो कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा आगे चलो, इंडेमिक स्पेसीज क्या होता है? इंडेमिक स्पेसीज वो होता है जो कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, हर जगह पे नहीं पाए जाते, है कि नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऐसे स्पेसीज है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है, वो कहीं और नहीं पाए जाते। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे बेटा मेटासिकोया इन वैली ऑफ चाइना। मेटासिकोया बड़े बड़े प्लांट होता है, सिकोया, रेडवुड सिकोया आपने पढ़ा होगा जिम्नोस पर। और कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सब इंडेमिक स्पेसीज के एग्जाम्पल है। दोनों एग्जाम्पल एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब बोलेगा ह्यूमन बींग्स क्या इंडेमिक स्पेसीज है? तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि ह्यूमन बींग्स हर जगह पे पाया जाता है। बोलेगा डॉग, डॉग हर जगह पे पाया जाता है, तो डॉग इंडेमिक स्पेसीज नहीं हो सकता। तो इतनी बात आपको समझ में आई? मैं एक बार फिर से बोल दूं, मैंने बोला इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। फादर ऑफ इकोलॉजी रेटर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को 2 फेलोशिप मिला, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। इनके प्रयासों से नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में स्टार्ट हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में, ठीक है। और 1985 में तुमको याद होगा रिवर एक्शन प्लान बना था, इसी मिनिस्ट्री ने बनाया था, गंगा और यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। इकोलॉजी के 2 ब्रांड, आउट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे किसी स्पेसीज की स्टडी होगी, यहाँ पे डिफरेंट स्पेसीज को एक साथ स्टडी करेंगे सिन इकोलॉजी में। ऑर्गेनिज्म से बनेगा पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा यूनिट होता है। बुलबुल को मॉर्निंग में सिंगिंग करने का सिग्निफिकेंस हमने मेटिंग देखा, और मैकेनिज्म क्या है? वाइब्रेशन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन ऑफ बोन्स। ये आपको रीजन दिखा दिया गया, 4 मेजर रीजन है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, ओके। और मैंने लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड का डेफिनेशन बताया। लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ एनी प्लेस एंड अल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, ओके। इंडेमिक स्पेसीज के बारे में मैंने बताया कि ओनली फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया,
एग्जाम्पल में मैंने मेटासिकोया का बताया, कंगारू बताया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इन सारे बातों को ध्यान रखो। एक आपके बुक्स में एनसीईआरटी में 6 मेजर बायोम पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, आप देखोगे एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाया गया है, वहाँ पे डेजर्ट है, देन ग्रासलैंड है, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया गया है, देन टेम्परेट है, कॉनिफेरस है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। 6 मेजर बायोम है बेटा, उसको देखो ग्राफ को, उसको हम अभी ला करके नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं उसमें हम उसको ऐड करेंगे। और 4 मेजर बायोम इंडिया में होता है। कौन कौन से मेजर बायोम है? तो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, हमारा डेजर्ट है, और हमारा जो सी कोस्ट का पार्ट है, कोस्टल एरियाज ऑफ सी। ये 4 मेजर बायोम एनसीईआरटी में दिया गया है, जरूर देखिएगा पिक्चर को। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को हिट करें बेल बटन को, और ताकि हम वीडियो को अपडेट करते जाएं और अपलोड करते चले जाएं, और आपको उसका इंफॉर्मेशन, आपको उसका अपडेट मिलते जाए। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।